हेलो मेरे दोस्तों, आई एम श्योर आपको आपके बैंक से कई बार फोन या एसएमएस आया होगा ये बताने के लिए कि आपके क्रेडिट कार्ड पर या बैंक अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर अवेलेबल है। ये लोन ऑफर सिर्फ बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स को ही दिया जा रहा है और ये ऑफर सिर्फ सिलेक्टेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल है। और अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो चांसेस ये भी है कि आपको लोन बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी दिया जा रहा है। और ऐसा ही एक कॉल हमारे क्लाइंट को भी आया था 12 महीनों पहले, और उनको कंसल्ट करते वक्त जब मैंने उनसे पूछा ये पर्सनल लोन क्यों लिया था, तब उन्होंने कहा कि फोन आया था तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, कुछ काम करवा लेंगे घर पे, और किसी कारण से घर के रिनोवेशन का काम तो हो नहीं पाया, लेकिन ये पैसे कहाँ खर्च हो गए पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बिना जरूरत का लोन ले लिया? तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपका एक्सपीरियंस। हमारे क्लाइंट की ही तरह कई लोग हैं जो प्री अप्रूव्ड लोन का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और इसमें इनकी गलती नहीं है। बैंक वाले लोन को ऐसा बताकर बेचते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है लिमिटेड पीरियड के लिए जो दोबारा कभी नहीं मिलने वाली, और हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे ऐसा सोचकर लोन ले लेते हैं। लेकिन जब बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन देती है, उसके पीछे की असलियत क्या होती है ये यूजुअली पब्लिक को पता नहीं होता, और मेरे हिसाब से ये बात एक्चुअली में आपको एज अ बोरोवर पता होनी चाहिए। कई बार इन लोन्स को इंस्टेंट अप्रूवल लोन भी कहा जाता है, और आपका बैंक इतने सारे कस्टमर्स में से आपको ही प्री अप्रूव्ड लोन के लिए सिलेक्ट क्यों करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। और आगे कुछ सीखे और समझे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो प्री अप्रूव्ड लोन का मतलब क्या है? तो मैंने इस टॉपिक का रिसर्च करते वक्त गूगल में डाला व्हाट डज प्री अप्रूव्ड लोन मीन, तो मुझे विकिपीडिया पर यह जवाब मिला। सो इन शॉर्ट, जब आपका बैंक आपको ये कहता है कि आपका लोन प्री अप्रूव्ड है या आप इंस्टेंट लोन अप्रूवल के लिए एलिजिबल है, तो इसका ये मतलब बनता है कि बैंक ने आपका प्रोफाइल चेक किया है और आपकी पेमेंट हिस्ट्री, बैंक के साथ आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स, आपके अकाउंट्स, आपका सिबिल स्कोर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है बाकी कस्टमर्स के मुकाबले। आपके फाइनेंसेस की ज्यादातर जानकारी तो बैंक के पास होती ही है, और अब बस उन्हें आपके हाँ की जरूरत होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड है या बैंक आपको गारंटी दे रहा है कि लोन अप्रूव हो ही जाएगा। इन प्री अप्रूव्ड या इंस्टेंट अप्रूवल लोन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट लेवल चेक हो चुका है, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 99% चांसेस है कि आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको अभी भी सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे, और फाइनल डिसीजन अभी भी बैंक का ही होगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना। और इस प्रकार के प्री अप्रूव्ड लोन लिमिटेड पीरियड के लिए ही अवेलेबल होते हैं, एज बैंक को पता होता है कि आप आज एलिजिबल हो, लेकिन शायद 6 महीनों बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकती है और आप शायद उनके पैरामीटर्स के हिसाब से एलिजिबल ना भी रहो। चलिए तो अब बात करते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के एडवांटेजेस की, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। सेम ऐसे ही प्री अप्रूव्ड कार लोन का कॉल हमारे एक क्लाइंट को आया। उनकी कार को 6 साल हो चुके थे और उनकी कार सही भी चल रही थी और उनका कार चेंज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लोन मिल रहा है तब उन्होंने कार चेंज करने के बारे में सोचना शुरू किया, और अचानक ही उन्हें उनकी पुरानी कार कबाड़ लगने लगी। फिर क्या, उन्होंने अपनी कार बेची, एज उन्हें प्री अप्रूव्ड लोन का फायदा जो उठाना था, और जस्ट बिकॉज ज्यादा लोन अवेलेबल था तो उन्होंने महंगा मॉडल भी खरीद लिया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इस प्री अप्रूव्ड कार लोन ने उनका कितने का नुकसान करवा दिया। उनके पुराने कार
हजार का लोन ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। इट मीन्स कि वो कार लोन के अगेंस्ट कोई EMI नहीं भर रहे थे, लेकिन बिना जरूरत वाली प्री अप्रूव्ड कार लोन के चक्कर में खरीदी हुई कार का EMI 18,000 रुपीज था पर मंथ फॉर 72 मंथ्स, प्लस 1,000 रुपीज उनका पर मंथ का खर्चा और भी बढ़ गया एज नए मॉडल का इंश्योरेंस पुरानी कार के कंपैरिजन में साल के 12,000 महंगा था। इट मीन्स कि उनका 19,000 रुपीज का आउटफ्लो शुरू हो गया हर महीने प्री अप्रूव्ड कार लोन के चक्कर में, जो अब तक नहीं था। और यही अगर वो कार ना खरीद कर 72 मंथ्स के लिए 10% रिटर्न देने वाले फंड्स में 19,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो उनके पास 72 मंथ्स के बाद इकट्ठा होते करीब 19 लाख रुपीस, जो उन्हें उनकी बेटी की हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए काम आ सकते थे, या कुछ अच्छी मेमोरीज जैसे फैमिली वेकेशन के लिए काम आ सकते थे। या मान लीजिए अगर वो 72 मंथ्स के लिए ये पैसे इकट्ठा करते और इन पैसों को बिना निकाले और 20 इयर्स के लिए ग्रो होने देते तो उनके पास उनकी रिटायरमेंट के लिए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपीस एक्स्ट्रा होते। और जब मैंने उन्हें उनका फाइनेंशियल प्लान समझाते वक्त ये बताया तब उन्होंने मुझे कहा कि काश मैंने आपको उस वक्त कंसल्ट किया होता और मुझे अब समझ आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इतनी जरूरी है, सो दैट हम ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले जो हमें वेल्दी बनने से रोक रहे हैं। एज जब हमारा फाइनेंशियल प्लान हमारे सामने होता है तब हमें पता होता है कि हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स का हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या असर पड़ सकता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे इसी क्लाइंट ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अभी अभी लोन लिया है। सो फ्रेंड्स, आपका फाइनेंशियल प्लान आपको ये समझने में तो हेल्प करता ही है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे, लेकिन आपका प्लान आपके पास होने से आप फाइनेंशियल मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं और डिसिप्लिन हो जाते हैं, और यही डिसिप्लिन आपको आपके गोल्स सही समय पे अचीव करने में आपकी मदद करता है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। सो अब बात करते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स के फायदों की। अब पिछले एग्जाम्पल से मैं ये नहीं जताना चाहता कि प्री अप्रूव्ड लोन के सिर्फ नुकसान ही होते हैं। अगर आप लोन लेने ही वाले हैं और प्री अप्रूव्ड लोन भी अवेलेबल है तब आप इस ऑफर का फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, बेटर नेगोशिएशन पावर। अगर आपको घर खरीदना है और प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर अवेलेबल है आपके पास, तब आप डेवलपर को लेटर दिखाकर ये यकीन दिला सकते हैं कि आपके घर खरीदने के चांसेस ज्यादा है एज लोन रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। और बिल्डर को ऐसे क्लाइंट्स पसंद आते हैं जो सीरियस है अपने डिसीजंस को लेकर, तो ऐसे में शायद वो आपको कुछ एक्सटेंडेड डिस्काउंट भी दे दे। नंबर 2, रिड्यूस्ड प्रोसेसिंग फी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि सारे चेक्स होने के बाद ही ऑफर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोन का प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है। नंबर 3, लोअर इंटरेस्ट रेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बैंक उन्हीं लोगों को लोन देती है जिन्हें लोन की जरूरत नहीं होती। ये वही लोग होते हैं जिनकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी होती है और बैंक्स को पता होता है कि इन केसेस में डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम है। और प्री अप्रूव्ड लोन के केस में आप लोन अप्लाई नहीं करते, बैंक आपको लोन बेचती है, और ऑफर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बैंक को लोन का इंटरेस्ट रेट कम रखना ही पड़ता है ज्यादातर केसेस में। फ्रेंड्स, प्री अप्रूव्ड लोन बैंक के लिए अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करने का एक तरीका होता है। इमेजिन कीजिए कि आपने बैंक से होम लोन लिया है और पिछले 2 सालों से आप रेगुलर EMI भरते हैं और आप उनके अच्छे कस्टमर हैं। अब उनको ये तो पता है कि आपका होम लोन अप्रूव हुआ है, मतलब आप अच्छा कमा रहे हैं, और अब शायद आपको घर के लिए फर्नीचर खरीदना होगा, थोड़ा रिनोवेशन करना होगा, या कार खरीदनी होगी, या शायद वेकेशन के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए पैसों की जरूरत होगी आपको। तो लोन लेने का आइडिया आपके दिमाग में डाला जाता है प्री अप्रूव्ड लोन के जरिए। और इसके अलावा बैंक के हर ब्रांच का इंटरनल टारगेट होता है जो उन्हें हर क्वार्टर मीट करना होता है, और प्रेशर में उन्हें आप जैसे अच्छे कस्टमर्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। और यही कारण है कि आपके बैंक वाले आपको प्रीमियम कस्टमर बताकर प्रोडक्ट्स बेचते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हम खर्चा करते हैं
बिकॉज किसी और को चाहिए कि हम खर्चा करें, और बैंक के इतने कस्टमर्स को लोन का ऑफर देकर वो ऐसे कई कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें लोन चाहिए, और कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोन की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लोन मिल रहा है, ये सोचकर उन्होंने लोन ले लिया। जैसे कार अपग्रेड वाले केस में हमने समझा, जहां कार चेंज करने की जरूरत नहीं थी लेकिन लोन अवेलेबल था, तो उन्हें लगा कि वो अच्छी और बेटर कार डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर ऑफर अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें लोन अप्लाई करना समय की बर्बादी लगता, कार अपग्रेड करने का ख्याल भी उनके दिमाग में आता ही नहीं। दोस्तों, प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई मत कीजिए अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि हर लोन जो आप अप्लाई करते हैं वो आपके सिबिल रिपोर्ट पर रिफ्लेक्ट होता है। तो प्लीज ये इंश्योर कीजिए कि आप लोन तभी ही अप्लाई कर रहे हैं जब आपको सीरियसली लोन की जरूरत है। सिर्फ इसीलिए मत अप्लाई कीजिए जस्ट बिकॉज आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है। हाँ, लेकिन प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर को इग्नोर भी मत कीजिए और उसे एक नॉर्मल लोन एप्लीकेशन की तरह ही देखिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अगर 30 इयर्स ओल्ड जरूरत बिना का 5 लाख का पर्सनल लोन लेता है 60 मंथ्स के लिए 14% रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पर, तो उसकी ईएमआई कितनी होगी? और इसी ईएमआई को अगर वो 60 मंथ्स तक 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दे और 60 मंथ्स बाद इन पैसों को बिना निकाले 25 इयर्स के लिए ग्रो होने दे, तो 60 की एज में उसके पास कितने पैसे इकट्ठा होंगे? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए और कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, ये समझने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फॉलो कीजिए हमारे द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग के पेज को इंस्टाग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। और अपना पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। और फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। খুব মিস করি বাবাকে, কতদিন দেখেনি আমার বাবা যে কতদিন আসেনি। ফ্রেন্ডসদের পাপালা সঙ্গে আছে, আমার বাবা যে বদলে আছে, ডিউটি করছে, পালা দিচ্ছে, যেদিন আসবে আদল করবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জয় হিন্দ। থ্যাংক ইউ। দেশ থেকে বিদেশ, জেলা থেকে ব্লক, রাজনীতি, খেলা, বিনোদন সমস্ত খবরে টাটকা আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল হলদিয়া লাইভ।
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রোডাক্টের দাম সম্পর্কে বলবো তা হচ্ছে বিস্কিট মেকার। তো ভিউয়ার্স, এই যে বিস্কিট মেকারটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে কিন্তু কুকি বিস্কিট গান বলে। তো এটার দাম, এবারটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, সমস্ত কিছু, আর এটা কোথায় আসলে কিনতে পারবেন, সমস্ত কিছু আমরা এই ভিডিওতে জানিয়ে দিব। আর সমস্ত কিছু ডিটেলসে জানতে হলে চলে আসতে হবে ময়মনসিংহ কুকারিজে, আর দেখতে হবে কিন্তু এই ভিডিওটা পার্ট বাই পার্ট, কিন্তু এটার ভিতর দেওয়া আছে। মানে কোনটার পর কি করতে হবে, কিভাবে ক্লিন করতে হবে, এভরিথিং। বাহ, এগুলির সাথে কি মুখ দেওয়া আছে না? এক একটা 20টা ডিজাইন হবে, 20টা ডিজাইন। 20 রকমের ডিজাইন হবে, এরকম হবে, এরকম হবে, এরকম সেম, এরকম 10টা, না 10টা 20 পদের বিস্কিট হবে। বাহ, কেমন বানাতে হবে দেখো। এখানে যে কোনো একটা ডাইস লাগাবে। যে কোনো একটা বিস্কিট লাগালে বলুন। এই জিনিসটা আছে না, ও এটার ভিতরে কি ডো দিতে হবে? বিস্কিটের ডো, বিস্কিটের ডোটা আমরা ওটার ভিতর দিলাম, দেওয়ার পরে মুখের ভিতরে এটা আটকাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর লক করে তারপর জিনিসটা ঘুরাই দেবে, তারপর এক একটা পেস্ট করে এক একটা বিস্কিট করবে। ওটা কিছু করা লাগবে না? না ওটা ও পার প্রেস একটা করে পড়তে থাকবে। আচ্ছা, যখন এর ভিতরে ডোটা ঢালা হবে তখন এটা আরো হেভি হয়ে যাবে না, শক্ত হয়ে যাবে না? ও আচ্ছা আচ্ছা, ও এটা পার প্রেসে একটা করে বিস্কিট গাট করে আছে, মানে চাপ দিলে একটা খাত যাবে, বুঝছেন? আর একটা বিস্কিট করবো বটম, যত শক্তি লাগে না, শব্দ হচ্ছে না, এক একটা শব্দ মানে এক একটা বিস্কিট। ওয়াও, মিনিমাম 20টা বিস্কিট তো হবে, আরো বেশি হবে। আর দেখুন কেকের উপর ডিজাইন করতে চাইলে কেউ অনেক সময় বিস্কিটেও কিন্তু ক্রিম দিতে হয়, সেটাও কিন্তু এটা করা যাবে। শুধু এটা মুখটা লাগাই নিতে হবে। ওয়াও, ব্লক করলে জিনিস টাইট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আমি ইজিটাকে দিলে হবে, টাইট দিয়ে দেবো, তুমি টাইট হয়ে যাবে। তোমার আবার এটা আছে না, এটা এদিকে খাসটা এদিকে এবার হয়ে যাবে, তবে আমি চাপ দিয়ে ডিজাইন করতে আস্তে আস্তে। তো বিস্কিট বেরো জিনিসটা ধরে নিতে হবে, তখন কাজ করবে এটা, ঠিক আছে? আমি কেকের উপর ডিজাইন করতে এটা উল্টা দিয়ে থাকবে, আস্তে আস্তে চাপ দিলে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটা দিয়ে ওটাকে কন্ট্রোল করা হয়। এটা একটা, এটার দামটা হলো 650 টাকা বিস্কিট মেকার। এটা জাস্ট এভাবে করে আমরা বেক করে নিলেই হবে বিস্কিট।
নাকি সেম টু সেম ভাইয়া সেম টু সেম ডোটা তৈরি করে আমরা এটার ভিতরে ঢুকাবো, এরপর আমরা ট্রের মধ্যে মধ্যে পেপার বিছিয়ে আমরা বিস্কিটগুলো সেট করে আমরা বেক করে নিলে বিস্কিটটা তৈরি হয়ে যাবে। এটা সেম জিনিসই এটা এরকম 20টা আছে এবং 10টা আছে। এটার মধ্যে 10টা আছে। এইটা কত? এটা দাম হলো 450 টাকা। ওইটা কত ছিল? 400। 650। আপনি বললেন ওটা 400 না কত জানি বলেন? না না এটা 650। এটা 650, এটা 450, সেটাই। আচ্ছা এটা হলো আরেকটা প্লাস্টিক, এটা ভালো খারাপ না। এটা কেক করতে হবে, বিস্কিট তৈরি করতে সব করতে হবে। এটা প্লাস্টিক, এটা ভালো। এটা 20 পদের বিস্কিট হবে, 20টা পদের হবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। কেমন পদের হবে এরকম দেওয়া আছে। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 16 পিস। এটার দামটা কত আমরা একটু জানবো? আবার এটা কিন্তু আবার একটা জিনিস কেকের উপর ডিজাইন করেছে, আইটেমগুলো বেশি 1 2 3 4 5 6টা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা 4টা আছে, এটা 6টা আছে। এটা সুন্দর একদম, এটা গানের মতো। এটা অনেক সুন্দর, এটা কিন্তু 100% শব্দ বা সুন্দর হবে, পারফেক্ট পারফেক্ট সিস্টেম মতো। আর যখন ডিসপ্লে পুশ করতে ডিসপ্লে হবে, তারপর পাঁচশো হবে। আর যদি আমরা কেক ফ্রস্টিং ডিজাইন করি তাহলে এটা ঘুরায় নিব। আর কি গ্রান লাগান তো এটা এখানে 5 করে হবে, 5 করে হবে, ঠিক আছে। ওকে, তো আমরা এটার দামটা আরেকবার জানি। 550 টাকা হলে এটা কেনা যাবে। তো ভিউয়ার্স, এগুলো কিনতে হলে কিন্তু চলে আসতে হবে ময়মনসিংহ কুকারিজে। আমি এখানকার অ্যাড্রেসটার ফোন নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেটে, ঢাকা নিউ মার্কেট যে পোস্ট অফিস গেটটা আছে, পোস্ট অফিস গেট দিয়ে সোজা চলে আসবেন নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলা, ঢুকতে হাতের বাম দিকে 2টা দোকান পরে এটা হচ্ছে ময়মনসিংহ কুকারিজ। তো ভিউয়ার্স, এখানকার অ্যাড্রেসের ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিচ্ছি। আমি ফোন নাম্বারটা একটু জুম করে দেখাই। 019121965997। আমি আরেকটা নাম্বার বলছি 0192461369। আমি আরেকটা নাম্বার বলছি 01956 আমি একটু নাম্বারটা আবার বলছি 01956216716। তো ভিউয়ার্স, এখানে যে 4টা নাম্বার আছে এই 4টা নাম্বারে আপনারা ফোন করে যোগাযোগ করতে পারেন এবং কিনে ফেলতে পারেন এই সুন্দর সুন্দর বিস্কিট মেকারগুলো। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।
আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ম্যাক্সি কিভাবে সেলাই করতে হয়। তো আমি কিন্তু কয়েকদিন আগে গোল গলার ম্যাক্সি কিভাবে কাটিং করতে হয় সব থেকে সহজ নিয়মে আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো যারা এখনো ভিডিওটি দেখেননি তারা কিন্তু অবশ্যই উপরে আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নেবেন। আবার আপনারা চাইলে কিন্তু আমি ভিডিও শেষে লিঙ্কটি দিয়ে দিব আপনাদের জন্য, আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন। আশা করি লাস্ট পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সবাই ভিডিওটি দেখবেন, আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না। তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে, এই যে রাউন্ডটি রয়েছে দেখুন আমাদের কিন্তু এখানে একসঙ্গে দুটি পার্ট রয়েছে। তো আমি আপনাদেরকে বলে রাখি কাপড় ব্যবহার না করে এখানে কিন্তু আপনার পেস্টিং ইউজ করতে পারেন। তো আমি এখানে শুধুমাত্র কাপড় ব্যবহার করেই কিন্তু গলাটি তৈরি করে নিব। এখানে আমি নিচের পার্টটিকে সোজা সাইডে রাখবো এবং ওপরের যে কাপড়টি রয়েছে সেই কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখবো। তো উল্টো সাইডে রেখে দুটি কাপড় ভালো করে সেট করতে হবে। সেট করে এই সাইড থেকে আমরা সেলাই বসিয়ে নিব। দেখুন আমাদের কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা কাপড়টিকে এভাবে উল্টিয়ে নিব। উল্টিয়ে নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এর ওপরে ধার ঘেঁষে একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব, ঠিক আছে? তো আমাদের কিন্তু সাইড থেকে সেলাই করা কমপ্লিট। আমরা চাইলে কিন্তু এই সাইড থেকে একটি রাফ সেলাই বসিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে? তো আমি এই সাইড থেকে একটি রাফ সেলাই বসিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন আমাদের কিন্তু একটি গলার পাট সেলাই করা কমপ্লিট। আমি আরো একটি গলার পাট সেলাই করে নিচ্ছি একই নিয়মে। এই যে আমাদের যে আরেকটি গলার পাট ছিল সেই একই নিয়মে কিন্তু আমি আরেকটি গলার পাটও সেলাই করে নিব। তো নিচের কাপড়টিকে আমি সোজা সাইডে রাখবো এবং ওপরের কাপড়টিকে আমি উল্টো সাইডে রাখবো। দুটি কাপড় ভালো করে সেট করে আমি সাইড থেকে সেলাই বসিয়ে নিচ্ছি। একই নিয়মে কিন্তু কাপড়টিকে এভাবে উল্টিয়ে নিতে হবে। উল্টিয়ে নিয়ে সাইড থেকে আমরা একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব। এখন আমরা সাইড থেকে একটি রাফ সেলাই বসিয়ে দিব। আমাদের কিন্তু দুটি পার্টি সেলাই করা কমপ্লিট। তো দেখুন এটি হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সি, তাই না? এটি হচ্ছে আমাদের গলা আর এটি হচ্ছে আমাদের আর্মহোলের সাইড, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু এখান থেকে কুচিগুলো দেওয়া স্টার্ট করব, তাই না? আমরা কোন পর্যন্ত কুচিগুলো দেওয়া স্টার্ট করব এটি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমাদের যে গলার যে সাইডটি রয়েছে এখান থেকে আমরা ইঞ্চি টিপটি এভাবে রাখবো। রেখে 5 ইঞ্চিতে আমরা একটি মার্কিং করে নিব। এরকম 5 ইঞ্চিতে মার্কিং করব। 5 ইঞ্চির পর থেকে আমাদের কুচিগুলো দিতে হবে। এই সাইড থেকেও 5 ইঞ্চি এবং এই সাইড থেকেও কিন্তু 5 ইঞ্চিতেই আমরা মার্কিং করে নিচ্ছি। 5 ইঞ্চির পর থেকে কিন্তু আমরা কুচি দেওয়া স্টার্ট করব, ঠিক আছে? আমরা এখন একটি পাটি ভাবে সরিয়ে ফেলবো। সরিয়ে ফেলে এই সাইড থেকে আমাদের কুচিগুলো দেওয়া স্টার্ট করব। এখান থেকে কিন্তু আমরা কুচিগুলো দেওয়া স্টার্ট করব। তো কাপড়টিকে আমি এইভাবে নিচ্ছি।
এই যে দেখুন, এখানে যে 5 ইঞ্চিতে একটি মার্কিং করা ছিল, এখান থেকে এই পর্যন্ত যে 5 ইঞ্চিতে মার্কিং করা ছিল, এই পর্যন্তই কিন্তু আমরা কুচিটি দিব। এরপর থেকে কিন্তু আর কুচিটি দিব না। দেখুন আমাদের কিন্তু ম্যাক্সির গলায় কিন্তু কুচি বসানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। এখন আমরা গলায় যে আমরা পট্টিটি কাটিং করেছিলাম, সেই পট্টিটি আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো তবে তার আগে একটু বলে রাখি, একই নিয়মে কিন্তু আমাদের যে আরেকটি পিছনের পার্ট রয়েছে, সেই পার্টটিকেও কিন্তু একই নিয়মে আমাদের এইভাবে কিন্তু কুচিগুলো বসিয়ে নিতে হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো এইভাবে কিন্তু গলার পট্টির সঙ্গে মেপে দেখবেন যে ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের ম্যাক্সি গলায় যে পট্টি আমরা কাটিং করেছিলাম, তার সঙ্গে কিন্তু খুব ভালোভাবে মিলে গিয়েছে। তো এর জন্য আমাদের কিন্তু এক্সট্রা কোনো কুচি এখান থেকে খুলতে হচ্ছে না। বাট এরকম যদি হয় যে আপনাদের পট্টির থেকে ম্যাক্সির গলার যে কুচিগুলো বসিয়েছেন সেটি আপনাদের ছোট হয়ে গিয়েছে, তাহলে কয়েকটি কুচি আপনারা এখান থেকে খুলে ফেলবেন। আর যদি বড় হয়ে যায়, কয়েকটি কুচি আপনারা দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। তাহলে কিন্তু হবে। এই গলার সঙ্গে এই ম্যাক্সির পট্টিটিকে আমরা এখন সেলাই করে নিব। ম্যাক্সির গলারটি কিন্তু সোজা সাইডে রাখা আছে। এখন আমরা কি করব, এই কাপড়টিকে আমরা এই যে দেখুন একটু খেয়াল করে, এই যে আমাদের সাইডে যে আমি রাফ সেলাই দিয়েছিলাম, এই রাফ সেলাইটিকে আমরা এই গলার সঙ্গে এইভাবে ধরবো। এখন আমরা সেলাইটি বসিয়ে নিব। তো দেখুন আমাদের কিন্তু গলায় পট্টিটি বসানো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা চাপ সেলাই বসিয়ে নিব। তো দেখুন এই যে আমাদের জয়েন্টটি রয়েছে, এই জয়েন্টটিকে আমরা হাতের বাম সাইডে রাখবো, রেখে এর উপর একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব। দেখুন আমাদের কিন্তু এর উপরে চাপ সেলাই বসানোটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আমাদের যে পিছনের যে পার্টটি ছিল, একই নিয়মে কিন্তু গলার পট্টিটি এই বডির সঙ্গে অ্যাটাচ করে নিব এবং এর উপরে একটি চাপ সেলাই বসিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো দেখুন আমাদের কিন্তু দুটি পার্টি সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা শোল্ডার সেলাই করব। এর জন্য নিচের পার্টটিকে আমি সোজা সাইডে রাখবো এবং ওপরের পার্টটিকে আমি উল্টো সাইডে রাখবো। এভাবে দুটি পার্ট ভালো করে সেট করে আমরা শোল্ডারটি সেলাই করে নিব। এখান থেকে আমরা সেলাইটি দেওয়া স্টার্ট করব। অবশ্যই ডাবল সেলাই দিয়ে দিবেন। তো দেখুন আমাদের কিন্তু দুটি শোল্ডার কিন্তু সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা সাইড থেকে ফিটিং করে নিব। তো কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিব, ঘুরিয়ে নিয়ে সাইড থেকে এখন আমরা ফিটিং করে নিচ্ছি। অপর সাইড থেকেও কিন্তু আমরা একই নিয়মে সাইড ফিটিং করে নিব। তো কাপড়টিকে এভাবে ঘুরিয়ে নিচ্ছি সেলাই করার সুবিধার জন্য। তো আমাদের সাইড ফিটিং করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা হাতাটি সেলাই করে নিব। তো আমি এখানে একটি হাতা নিয়েছি। তো হাতার কাপড়টিকে এভাবে উল্টো সাইডে রাখতে হবে। উল্টো সাইডে রেখে আমরা এভাবে দুইবার কাপড়টিকে ভাঁজ করে তার উপরে একটি সেলাই বসিয়ে দিব। তো দেখুন আমাদের কিন্তু হাতাটি সাইডে যে মোহরার অংশটি ছিল সেই অংশটি সেলাই করা কমপ্লিট। এখন আমরা কাপড়টিকে এভাবে উল্টো সাইডে ভাঁজ করব। ভাঁজ করে এভাবে আমরা সাইড থেকে ফিটিং করে নিব। তো
তো আমি এখানে 5.5 ইঞ্চি পরিমাণ হাতার মোহরার মাপটি নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের মেজারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু এখানে হাতার মোহরার মাপ নেবেন। এবং আমাদের যে ম্যাক্সিটির আর্মহোলের যে সাইডটি ছিল, এই আর্মহোলের সাইডটি আমরা এখন এভাবে মিলিয়ে দেখব যে কতটুকু হয়েছে। তো এই পর্যন্ত আমরা একটি মার্কিং করে নিব এবং এই পর্যন্ত এখন আমরা সেলাই বসিয়ে দিব। তো দেখুন আমাদের কিন্তু হাতাটি সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা হাতার কাপড়টিকে এভাবে সোজা করে নিব। সোজা করে এখন আমরা ম্যাক্সিটির সঙ্গে অ্যাটাচ করব। তো হাতা জয়েন্ট করার সময় খেয়াল রাখবেন ম্যাক্সির কাপড়টি যেন উল্টো সাইডে থাকে এবং হাতার কাপড়টিকে সোজা সাইডে রাখতে হবে। এই যে আর্মহোলের যে সাইডটি রয়েছে, এই সাইডের সঙ্গে এখন আমরা এই হাতাটি জয়েন্ট করব। তো আমার কিন্তু ম্যাক্সির কাপড়টিকে উল্টো সাইডে রাখা আছে, ঠিক আছে। দেন আমি এখন এই হাতার কাপড়টিকে এইভাবে ইনসার্ট করব। ইনসার্ট করার পর এই যে জয়েন্টটি রয়েছে হাতার আর এখানে যে জয়েন্টটি রয়েছে, এই দুটি জয়েন্ট আমরা একসঙ্গে এভাবে মিলিয়ে ধরব। মিলিয়ে ধরে এখন আমরা পুরো রাউন্ডে একটি সেলাই বসিয়ে দিব। তবে তার আগে এই যে অতিরিক্ত যে কাপড়টুকু রয়েছে, ওটুকু আমরা এভাবে ভাঁজ করে নিব এবং এই সাইড থেকেও কিন্তু ভেতরের দিকে আমাদের অতিরিক্ত কাপড় রয়েছে, এই কাপড়টুকু আমরা এভাবে ভাঁজ করে নিব। ভাঁজ করে এখন পুরো রাউন্ডে আমরা সেলাই বসিয়ে দিব। তো দেখুন আমাদের কিন্তু হাতাটি সেলাই করা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে কিন্তু আমরা এই সাইডের হাতাটিও সেলাই করে নিব। এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন আমরা নিচে যে ঘেরের অংশটি রয়েছে এই অংশটি সেলাই করব। আর এর জন্য এই একটি পার্ট আমরা নিব, নিয়ে এই যে উল্টো যে সাইডটি রয়েছে কাপড়ের, সেই কাপড়ের উল্টো সাইডে আমরা দুইবার কাপড়টিকে এভাবে ভাঁজ করব। ভাঁজ করে পুরো রাউন্ডেই কিন্তু আমরা সেলাই বসিয়ে দিব। এই সেলাইটি করা কিন্তু খুবই সহজ। আর আরেকটি কথা, যারা হয়তো প্রথম আমার এই ভিডিওটি দেখছেন অথবা আপনারা যদি সেলাই কাজে একদম নতুন হয়ে থাকেন, আমি কিন্তু আপনাদের জন্য আরো অনেক ধরনের ভিডিও আপলোড করেছি, অবশ্যই কিন্তু ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। তাহলে আপনাদের এই ম্যাক্সিটি তৈরি করতে আপনাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে। আর ম্যাক্সি কিভাবে কাটিং করতে হয় সেই ভিডিও কিন্তু আমি 2 দিন আগে আপলোড করেছি। তো যারা এখনো দেখেনি অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটি দেখেই কিন্তু ম্যাক্সিটি সেলাই করবেন, ঠিক আছে। তো আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ইনশাআল্লাহ খুব ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলবেন না। আর অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটির সাথে থাকবেন একদম প্রথম থেকে সেলাইয়ের কাজ শেখার জন্য। তো আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। ধন্যবাদ।
दोस्तों, कार लोन लेना हो या फिर लेना हो होम लोन या फिर आपको लेना है कोई पर्सनल लोन या फिर लेना है आपको कोई एजुकेशन लोन, सबके काम में आती है EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आखिर ये EMI होता क्यों है, क्यों इसे बैंक ने बनाया गया है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और फिर कह सकते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि व्हाट इज EMI एंड हाउ डज इट कैलकुलेटेड। तो हम क्या करें, कैसे करें कि इसे कैलकुलेट करें और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको EMI के बारे में डीप में नॉलेज दूंगा। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं EMI होता क्या है। EMI का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मींस दैट कह सकते हैं ये प्रकार की एक मंथ की किस्त टाइप की बनती है। जो भी आप मान लीजिए आपने एक लाख रुपए का लोन लिया किसी भी बैंक से, तो आप वो 1 लाख रुपए के लोन को जब किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो लोन इकट्ठा जमा ना कर पाए कोई इंसान, या फिर इसके पास पैसे ना हो पाए, तो उसी के लिए EMI बनाया गया है। EMI का मीन्स होता है वो उस पैसे को थोड़ा कम कम करके बैंक में जमा कर पाए, प्लस उसमें थोड़ा इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, मींस दैट उसमें ब्याज देना पड़ेगा 10% का, 5% का, वो रिक्वायरमेंट होती है कितनी बैंक ले रही है। तो ये होती है EMI, मतलब एक मंथली किस्त बना दी जाती है। मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी तो उसकी आप कुछ पैसे जमा करेंगे, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट बना दी जाएंगी आपके पार्ट्स के रूप में, और फिर आपको उन्हें जमा करनी होगी। तो ये होती है EMI सिंपल भाषा में। और हम जान लेते हैं EMI कितने प्रकार की होती है। EMI होती है हमारी 2 प्रकार की, ऑफलाइन EMI और एक होती है ऑनलाइन EMI। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफलाइन EMI होती क्या है। ऑफलाइन EMI का मीन्स ये होता है बैंक के पास आप जाइए, वहां पर आप ले लीजिए कि हमें होम लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, फिर प्रॉपर्टी लोन चाहिए, किसी का भी लोन चाहिए हो, आपने 2-3 लाख जितने का लोन ले लिया है तो वो आपके बैंक अकाउंट से आ जाएगा, बैंक के थ्रू आ जाएगा। जब आप उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आपको बैंक में जाकर ही सबमिट करना पड़ेगी। तो ये होता है एक मैनुअल काम जो कि करना पड़ता है, लेकिन ये ऑफलाइन काम है जो कि आपको खुद जाकर बैंक में करना पड़ेगा। और दूसरी होती है ऑनलाइन EMI। ऑनलाइन EMI के थ्रू आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आपकी EMI मींस जो किस्त होगी वो कटती जाएगी। मान लीजिए आपने एक बाइक खरीद ली, उसकी किस्त आपको कटनी है, तो आपने ऑनलाइन EMI की हुई है, तो आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके बैंक अकाउंट से EMI कटती जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी कुछ इसमें होता है EMI का। तो ये होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन EMI। लेकिन कई सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि वो ये जानते हैं कि EMI को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लिया हमने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और उसमें 10% का ब्याज लगा दिए बैंक में, तो हम कितनी मंथली EMI भरेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने गूगल पर और गूगल पर लिखना है आपको EMI calculator.net। जैसे ही आप गूगल पे लिख देंगे EMI calculator.net तो आपको नीचे मिल जाएगा EMI कैलकुलेटर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके आप इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो। तो आप आ जाएंगे इस पेज पर। इस पेज पर आने के बाद आपको लेना हो होम लोन या फिर लेना हो आपको पर्सनल लोन या फिर लेना हो आपको कार लोन, सारे के बारे में आपको कैलकुलेट करके दिखा लेता है। मैं पर्सनल लोन पे क्लिक कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए ओनली। तो हम पर्सनल अमाउंट देख लेते हैं कितनी हमें लोन में लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेनी है 1 लाख, तो मैंने 1 लाख सिलेक्ट कर ली। 1 लाख सेलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट मुझे जैसे बैंक दे रही है 10% का ले लेते हैं इंटरेस्ट, ये हो गया भाई 10% का। और लोन की जो टाइम होगा वो 3 ईयर का ना रखते हुए मैं रख लेता हूँ इधर 1 ईयर का। 1 ईयर, आप देखना ईयर का साइन है और एक मंथ का साइन है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने 1 ईयर का कर लिया है और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है, अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। तो आपकी EMI आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं इधर लिखा है लोन EMI, जो आपकी किस्त बनेगी महीने की तो वो होगी 3,227 रुपये की, और जिसमें जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो आपका 16,162 रुपये होगा, और जो आपकी टोटल पेमेंट प्लस इंटरेस्ट होगा वो होगा 1,16,162 रुपये। इस जरिए आप अपनी EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड और बता सकता हूँ, आप 1 लाख की जगह 2 लाख कर लीजिए तो आपकी EMI पूरी डिटेल दे देगा। 2 लाख जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब नीचे आ जाएंगे तो आपका लोन EMI आ चुका है 8,792 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आ गया है आपका 5,499 रुपये, और जो आपका EMI का जो पूरा खर्चा आ गया वो 1,05,000
499 आ गया। तो यहाँ से आप सीधा सिंपल एंड आसानी से अपना EMI चेक कर सकते हैं। आप यही था पूरा डीपली नॉलेज EMI के बारे में कि EMI होता क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं और ये कितने प्रकार की होती है और बैंक इसे क्यों रखती है, ये हमने आपको बता दिया है। तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए आप लोगों में से कितने सारे यूजर्स अभी हैं जो कि EMI करे हुए हैं किसी भी जरिए से। तो बताना जरूर कमेंट्स में कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी बता देना कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोजाना एक टैक्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।